हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पॉलिटी। तो पॉलिटी मेंटर बाय विक्की सर। तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराने जा रहा हूं जो आपको 12th बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ में जो 11th में भी बच्चे होंगे उनके लिए भी ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, जो आर्ट्स के बच्चे होंगे जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले होंगे। साथ में अगर इस वीडियो को और भी कोई देख रहे होंगे, अगर पेरेंट्स या बच्चे देखेंगे तो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है प्रेसिडेंट के बारे में, जिनके बुक में प्रेसिडेंट के रिलेटेड मुझे पढ़ना है। या फिर हम लोग ऐसे भी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं हमारे पास। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं प्रेसिडेंट के पास, उसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो जनरली प्रेसिडेंट के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भाग 5 में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संघ का कार्यपालिका, या इसी को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम हम लोग इसको बोल सकते हैं संघ। मतलब संघ की कार्यपालिका में हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं संघ। संघ का मतलब क्या होगा, बोलेंगे केंद्र होगा। तो यहाँ पे हम लोग संघ के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये संघ है भाग 5, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसका आर्टिकल चलता है। तो ये जो आर्टिकल चलता है ये हमारे पास 52 से लेके 151 तक ये टोटल आर्टिकल्स है भाग 5 में। तो एक पहला बात आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, बोलेंगे 52 से लेके 151 तक हमारे ये आर्टिकल्स है। इसमें वर्णन किसके बारे में किया गया है, संघ के बारे में किया गया है। मतलब वही हो गया संघ का कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव। मतलब संघ को ही हम लोग दूसरे नाम किस नाम से भी जानते हैं, यूनियन के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल आज की क्लास में 52 से लेकर के हम लोग लगभग 78 तक, इसमें किस किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 52 से 78 के बीच में बेसिकली पढ़ेंगे हम लोग प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे आप देख सकते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर है, मतलब पीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद पीएम के ही ये लोग होते हैं कौन, मंत्री परिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एजीआई जिसको बोलते हैं महान न्यायवादी। एजीआई का मतलब क्या हो गया, एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा पहले बेसिक और जानते हैं चीज़ें को। क्या यहाँ पे देखेंगे कि संसद, ये संसद का निर्माण कैसे होता है, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हम लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कैसे निर्माण करते हैं, इसके बारे में आइए मैं समझाता हूँ। तो ये संसद को बनाने के लिए एक मैंने आपको ट्रिक सिखाया। क्या ट्रिक है, सरल। स से हो जाएगा हमारे पास क्या, बोलेंगे सांसद। र से क्या हो जाएगा मेरे पास, राज्यसभा। और ल से मेरे पास क्या हो जाएगा, लोकसभा। आप चाहो तो इसे अरेंज करके भी हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं। किस पहले क्या लिख लेंगे हम लोग, राज्यसभा, फिर लिख लेंगे हम लोग लोकसभा और राष्ट्रपति। जब ऐसे अरेंज करके लिखेंगे तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि संसद कौन से आर्टिकल्स के तहत इसको फॉर्मेशन किया जाता है। तो हम कहेंगे ये जो होता है आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। अगर बात करें हम यहाँ पे किसका, अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को कौन से आर्टिकल्स के तहत कहेंगे, तो बोलेंगे राज्यसभा का आर्टिकल्स नंबर 80 के तहत इसका गठन किया जाता है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में आर्टिकल नंबर कहाँ से करेंगे, 81 के तहत करेंगे। और राष्ट्रपति का अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल नंबर कहाँ तक, राष्ट्रपति के पद की चर्चा जो की गई है आर्टिकल नंबर 52 के तहत किया गया है। कितने के तहत, बोलेंगे 52। आइए अब मजे की बात, एक बात और सिखाने जा रहे हैं कि इस आर्टिकल में अगर 52 में अगर आप +11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास आर्टिकल नंबर हो जाएगा 63। तो क्या बता सकते हो आप कि आर्टिकल नंबर 63 के तहत किस पद का वर्णन किया गया है। तो बोलेंगे आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति, किसके बारे में बोलेंगे,
उपराष्ट्रपति के पद के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आइए और थोड़ा सा मजे की बात बताएं, इस आर्टिकल में भी आप क्या करेंगे, +11 कर दो, तो 63 + 11 क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्टिकल नंबर कौन पहुंच जाएगा, बोलेंगे 74 हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 74 में अगर हम बात करें तो पीएम पद की चर्चा की गई है, साथ में पीएम पद के साथ कौन था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको बोलते हैं मंत्री परिषद, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपने सीखा, क्या सीखा कि संसद का बात अगर चर्चा की जाए तो संसद का चर्चा कौन सा आर्टिकल्स के तहत किया गया है, तो 79 के तहत किया गया है। पूछेगा राज्यसभा का कौन सा आर्टिकल्स के तहत किया गया है, बोलेंगे राज्यसभा का किया गया है आर्टिकल 80 के तहत किया गया है। पूछेगा लोकसभा का कौन सा आर्टिकल्स के तहत, तो बोलेंगे 81 के तहत। तो ये लगातार सीरीज में आपका बना हुआ है, इसीलिए मैंने ये ट्रिक दिया था आपको, क्या सरल, स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया हमारे पास लोकसभा। बिल्कुल क्लियर है, 79, 80 और 81। अब आगे का सीरीज देखें, राष्ट्रपति। जब ये तीनों को जब हम लोग मिला देते हैं, ध्यान दीजिए, जब ये तीनों जब मिल जाता है हमारे पास, कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलता है, तब मिल करके क्या बन जाता है हमारा संसद, पार्लियामेंट बनता है। अब मजे की बात है, राष्ट्रपति का अगर हम लोग इसकी राष्ट्रपति के जो पद है उसकी चर्चा आर्टिकल्स नंबर 52 के तहत किया गया है, और अगर उसमें हम +11 कर देते हैं तो 52 + 11 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो आर्टिकल 63 में जो है वाइस प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। अगर उसमें भी हम +11 कर दें, 63 + 11, तो 74 में जो है प्रधानमंत्री, या हम कह सकते हैं मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद का ही एक मेंबर हमारा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसकी पद की चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 74 के तहत। तो बेसिकली आई होप यहाँ तक बात आपने समझा। अब इसमें एक बात और समझाने वाले हैं कि सर ये जो आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं, तो जो संसद जो बना हुआ है, इस संसद में हमें 3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। एक और संसद में फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसमें 3 चीज़ आपने नाम सुना होगा। 3 चीज़ें क्या क्या नाम सुने होंगे कि सर, एक आपने नाम सुना है वही अनुच्छेद, जिसे हम आर्टिकल्स आपको बोल रहे हैं, आपने नाम सुन रहा है आर्टिकल्स के बारे में। दूसरा हम बात कर रहे हैं सर भाग, जिसको बोलते हैं पार्ट्स, ठीक है, भाग को हम लोग बोलेंगे पार्ट्स। और तीसरा आपने नाम सुन रहा है अनुसूची, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शेड्यूल बोलते हैं, अनुसूची। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये भर भर के क्वेश्चन MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि संसद जो है, ये 3 चीज़ें संसद में हम लोग पाते हैं, क्या क्या, अनुच्छेद, भाग और अनुसूची, ये संसद का ही अंग में रखते हैं हम लोग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो क्या बोलोगे कि अनुच्छेद की संख्या 395 है। बट अगर बात करें हम लोग, ये पुराना समय की बात है, और अगर प्रेजेंट में बात करें, वर्तमान में बात करें, तो कुछ इसी में आपके पास चेंजेज होके अप्रॉक्स अगर हम बात करें, अप्रॉक्स में अभी लगभग कितने मान के हम लोग चलते हैं, 470 मान के चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय, मतलब 1952 की बात है, उस समय 395 था हमारे पास, जो उस समय बनाया गया था भाग, उसमें सब कम था। फिर जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे सब चीज़ की अमेंडमेंट होते जा रही, संशोधन करते जाते हैं, तो चीज़ें में बदलाव देखने को हम लोगों को मिल रहा है। अब अगर भाग की बात करें तो पहले भाग हुआ करता था, ये मैं पुराना लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पहले 22 हुआ करता था, अभी वर्तमान में जैसे 4 का A बढ़ चुका है, 9 का A बढ़ चुका है, तो जिसका ऐसे करके बढ़ा है, तो टोटल अभी अगर वर्तमान में कहें हम तो कितना मान के चलेंगे, वर्तमान में 25 भाग है हमारे पास। और पहले अगर हम बात करें शेड्यूल की अनुसूची जो हमारे पास हुआ करते थे, वो कितनी अनुसूची हुआ करते थे, पहले 8 हुआ करते थे, अभी इसमें 4 बढ़ गया है, तो वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूची हो गया है, 12 हो गया है हमारे पास। तो याद रखिएगा, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी क्लास को। बाकी जो नॉर्मल लोग भी हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये जानकारी रखना जरूरी है कि ये संसद के 3 हिस्से हैं, अनुच्छेद,
भाग और अनुसूची, ये तीन चीज़ें जो मिला करके बना है हमारे पास, और संसद का जो कार्यवाही जो चलता है इसी तीनों के थ्रू हमारा चलता है। तो ये तीनों के थ्रू, तो इसमें से अगर हम बात करें अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद पुराना में 395 और बाद में अगर बात करें भी वर्तमान में तो कितना है 470। और अगर हम भाग की बात करें तो पहले 22 था और अभी बदल के कितना हो गया हमारे पास 25 हो चुका है। तीसरा हमने बात किया अनुसूची का। अनुसूची पहले मेरे पास 8 था और उसमें 4 बढ़ करके टोटल कितने अनुसूची हो चुके हैं, तो बोलेंगे टोटल 12 अनुसूची हो चुका है हमारा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात एक और समझ चुके होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा और हम लोग आगे लेके चलते हैं टॉपिक। आज बताने वाले हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल से रिगार्डिंग, तो उसको हम कैसे याद करेंगे। तो बाय ट्रिक हम लोग इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैंने ट्रिक लिखा हुआ है। ट्रिक क्या है आपके पास, प का नी को का दू यो दस का, ऐसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आर्टिकल्स किसके तहत, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल में, कि आर्टिकल 52 के तहत किसका वर्णन किया गया है। तो अभी जस्ट मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था कि आर्टिकल 52 के तहत किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 52 के तहत जो वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप देखते रहिएगा किस प्रकार से मैं इस सारे आर्टिकल्स को भर करके मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो याद हो गया पहला। साथ साथ मेरे क्लासेस में क्या है कि मैं क्लास में ही हर चीज़ को आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, आपके लिए उपयोग आ सके। तो आर्टिकल 52 में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति पद के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो आई होप याद हो गया आर्टिकल 52 में। अब अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर क्या लिखा हुआ है 53। तो आर्टिकल नंबर 53 में जो बात किया गया है, इसकी कार्यपालिका की बात की गई है। ठीक है, इसकी किसकी, राष्ट्रपति का, क्योंकि ये टॉपिक ही पढ़ गए हम लोग पूरा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। तो राष्ट्रपति की उसकी जो कार्यपालिका, जो कार्य करने की जो शक्ति है, उसके पास क्या क्या शक्ति है, वो अपना पावर क्या क्या लगा सकता है काम करने का, उसके बारे में यहाँ पे करेंगे हम लोग वर्णन। ऐसे अगर बात कहा जाए तो राष्ट्रपति के पास तो शक्ति है, मगर पूरा जो कार्य करता है उसका कार्य को कौन देखता है, तो बोलेंगे पीएम देखता है, प्रधानमंत्री। केवल राष्ट्रपति एक सलाहकार के रूप में होता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, एक सलाह देता है। जनरली राष्ट्रपति क्या काम होता है, उसका सलाह देना। तो सलाह देता है और उसी के थ्रू जो पीएम है उसके काम को आगे को बढ़ाता है। तो हमारे दो पढ़ लिए 52 और 53। अब आता है 54। 54 में जो बात किया गया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात किया गया। अब निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, तो हम बोलेंगे निर्वाचन या निर्वाचन जो प्रणाली होता है, जब राष्ट्रपति की चुनाव होती है तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। कभी आप सोचे हैं, कभी आपने गया राष्ट्रपति का भोग देंगे, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि आपने भोग किसको दिया है, एक सांसद का दिए थे। सांसद का जब चुनाव होता है तो हमारा प्रधानमंत्री बनता है। और जब आपने विधानसभा का चुनाव में भोग दिए होंगे, किसको, एमएलए को दिए होंगे, जिसको विधायक बोलते हैं, तो किसकी चुनाव हो जाती है, हमारी मुख्यमंत्री की चुनाव होती है। तो आई होप यहाँ तक आपने समझा चीज़ें को। आगे हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर कौन सा, 55। तो 55 में हम बात करेंगे राष्ट्रपति का यहाँ पे कोटा। राष्ट्रपति के पास क्या कोटा है सर, तो राष्ट्रपति के पास कोटा है लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो सीट होती है, उसमें कुछ सीट को क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं खुद से। जैसे आपने नाम सुना होगा राज्यसभा, तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 250 है हमारे पास है, 250 सीट है। ठीक है, उसमें 245 में हमारा क्या होता है, चुनाव होता है। तो 245 में जो हमारे पास होता है, तो उसमें जो 12 सीट जो है लोकसभा का, वो किसके हाथ में रहता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वो अपने कोटा के थ्रू बना देता है किसी को भी मंत्री। बस बनाता किसको मंत्री, क्या हम जैसे सब कोई जो घूम रहे हैं रोड में, क्या उसको मंत्री कोई बना देगा, ठीक है, ऐसा लोगों को तो मंत्री नहीं बनाएगा। तो मंत्री उस लोगों को बनाता है राष्ट्रपति
जो उस लायक जो होते हैं क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। उस लायक क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। मतलब जैसे अपने कला के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आप न्यूज के चैनल से जुड़े हुए हो। ये सब अगर क्षेत्र से किसी भी अगर आप कला से एक निपुण हैं तो आपको राष्ट्रपति क्या करेगा, आपको उस कोटे का लाभ दे सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर हम लोग पढ़े किसमें, 55 में। आर्टिकल नंबर हमारा आ जाता है कौन सा, 56। राष्ट्रपति का हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का अगर आपसे पूछे तो एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूछेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है। तो आप पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन का इजीली जवाब लगा सकते हो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है लगभग नहीं, श्योर होता है 5 साल का। लगभग नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का निर्धारित होता है। 5 साल के बाद फिर हमारा क्या होता है, दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, फिर उसका कार्यकाल 5 साल चलेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का हो जाएगा, 5 साल का कहेंगे। फिर उसके बाद 56 के बाद हमारे पास कौन सा आ गया, आर्टिकल नंबर 57 आ गया। 57 में क्या होता है, राष्ट्रपति, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति जैसे मान के चले कि आपने एक बार राष्ट्रपति, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल ले ले कि राष्ट्रपति सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर दोबारा वो क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। या हम लोग ये एग्जाम्पल में प्रतिभा सिंह पाटिल को भी ले ले, वो एक बार राष्ट्रपति बन चुकी है तो दोबारा क्या राष्ट्रपति बन सकती है कि नहीं। तो इसके बारे में वर्णन अगर कहा जाए तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 57 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे फिर बताएंगे जब 57 को एक्सप्लेन करेंगे तो कर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ऐसे कौन व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे अभी आपको बताने वाले हैं। अब आता है राष्ट्रपति, मतलब आर्टिकल नंबर 58 में किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे जो वर्णन किया गया है राष्ट्रपति का योग्यता। अब राष्ट्रपति बनने के योग्यता क्या होना चाहिए। जैसे बहुत कोई सो करके घर में सपना देखते होंगे कि काश मैं भी राष्ट्रपति बन जाता, राष्ट्र मोदी बन जाता, तो क्या सोचने से बन सकते हैं। बहुत लोग के दिमाग में चलता होगा कि बहुत पढ़ाई करते होंगे कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तब जा कर के बनते होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन जो है उस प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं है कि जो आपको मास्टर करना होगा या BBA MBA MCA, ऐसी कोई डिग्री इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ज़रूरत क्या है सर हमें, तो उसके बारे में भी वर्णन करने वाले हैं। कौन से आर्टिकल्स में, हम लोग आर्टिकल्स नंबर 58 में वर्णन करने वाले हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता मुझे चाहिए। अब आती है आर्टिकल नंबर 59। आर्टिकल नंबर 59 का मतलब हो गया, इसमें दशाएं की बात करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या क्या दशाएं हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, वर्णन कर देंगे। फिर राष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर 60 में इसका जो वर्णन किया गया है, किसकी वर्णन की गई है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। शपथ ग्रहण का मतलब होता है, जब देखते होंगे मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव या किसी भी पोस्ट में आप अगर चुनाव होते हैं, चाहे एक आप सिंपल अगर झारखंड पुलिस भी बनते हो, किसी भी अगर सरकारी नौकरी में आप जाते हो तो आपको क्या लेना पड़ता है, शपथ ग्रहण लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है हम भारत के नागरिक, हम भारत के प्रति अपना संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। इस प्रकार से एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आपको मिलेगा, देख करके उसको अगर आपको ऐसे याद है तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो हर सरकारी नौकरी के लिए मुझे क्या चाहिए, एक शपथ लेना पड़ता है कि काम करने से पहले। तो ये हमने आर्टिकल नंबर कहाँ तक देख लिया, 60। अब 61 में हमें राष्ट्रपति के बारे में क्या पढ़ना है, तो महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या होता है, किसी को आइडिया है महाभियोग के बारे में, तो हम ये महाभियोग होता क्या है। महाभियोग का मतलब जब आप किसी सरकारी नौकरी में चले जाते हो तो इतनी आसानी से आपको कोई हटा नहीं सकता है। जैसे आप प्राइवेट जॉब में कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको हटा दिया जाएगा, या फिर उसके हिसाब से कंपनी के मालिक के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। मगर राष्ट्रपति या कोई भी अगर ऐसी सरकारी नौकरी है, खास करके कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको हटाने से पहले आपके साथ क्या किया जाता है, महाभियोग किया जाता है। महाभियोग होता क्या है,
किसी के दिमाग में आ रहा होगा, नया वर्ड सुनने गए होंगे कि महाभियोग होता क्या है सर। तो महाभियोग होता है कि ये आपको एक नोटिस जाएगा 14 दिन के लिए। 14 दिन में आपको एक नोटिस भेजा जाएगा। वो 2 सदन होते हैं हमारे पास, लोकसभा के सदन और एक होते हैं हमारे पास राज्यसभा के सदन। अगर लोकसभा के सदन या राज्यसभा कोई भी सदन के थ्रू अगर वो पारित करके जाता है तो 1/3 भाग जो भी सदन, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जितने भी सीट होंगे उसका 1/3। जैसे हम बात करें महाभियोग का मतलब एक होता है लोकसभा और एक हमारे पास है राज्यसभा। अगर हम बात करें कि ये लोकसभा के तरफ से इसके बाद उठ के गया कि नहीं राष्ट्रपति अच्छा नहीं है, कार्य ठीक नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जितने भी राष्ट्रपति में कुल जो पद होंगे ना उसका 1/3 का क्या चाहिए, इसमें हस्ताक्षर चाहिए, मतलब कि साइन चाहिए। साइन जब तक ये नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक नहीं होगा। और इतने साइन के साथ फिर बाकी लोगों के साथ क्या चाहिए, 2/3 का क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। और जब ये पारित किया लोकसभा राज्यसभा तो फिर ये कहाँ जाएगा, लोकसभा के मेंबर्स के पास जाएगा। फिर लोकसभा के मेंबर्स अगर उसमें एग्री होते हैं, अगर इन लोग भी 2/3 बहुमत के साथ क्या कर देते हैं, बहुमत के साथ अगर इन लोग साइन कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, तो ये समझिए कि आपका जो महाभियोग है 14 दिन के बाद राष्ट्रपति को अपना पद को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो ये सरकारी जॉब में ऐसे होते हैं कि कोई भी पोस्ट जो होते हैं, खास करके सीनियर पोस्ट में, सबसे पहले हटाने से पहले उसे महाभियोग करना पड़ता है। ये 14 दिन की नोटिस पीरियड होती है, उसके थ्रू हम हटा सकते हैं। ये 61 में था। अब अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 62 में, 62 में क्या है, रिक्त पद की बात की हुई है। रिक्त पद, रिक्त का मतलब ही होता है फिल, मतलब कि यहाँ पे मतलब खाली रहेगा पोस्ट, तो उसको हम कितने दिन के अंदर भर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ये राष्ट्रपति का जो पद जो खाली होगा उसको भरने के लिए हमें 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। 6 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हैं, नए राष्ट्रपति का चुनाव करके हम उसे भर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बातें। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो हम लोग अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ें को देखते हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आर्टिकल्स नंबर 52। अब जितने भी हमने आर्टिकल्स पढ़ा उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है, विस्तार से, ताकि आप समझिए। वीडियो को देखिएगा तो आपको राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आपको निकल सकता है। बाकी अगर उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके कमेंट करके फिर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर क्लासेस आ सकते हैं तो आप आकर के हमसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं आर्टिकल्स नंबर 52। हमने 52 से अभी देख रहा था 78 तक वाले में, 62 तक। तो अभी देखिए आर्टिकल 52 में ये बोलना चाह रहा है कि भारत जो होता, भारत का राष्ट्रपति होगा, मतलब ये पद यहाँ पे हमने बात कर रहा था राष्ट्रपति में। 52 में किसकी बात कर रहे थे हम लोग, राष्ट्रपति पद की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति पद होगा, जो भारत का ही नागरिक जो होगा ना, वही भारत का क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अगर आप किसी को मन लग रहा होगा कि सर हम अमेरिका का हैं, हम भारत का है तो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं, या राष्ट्रपति का कोई आदमी होगा वो सपना में सोच रहा होगा क्या हम भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप जिस देश का नागरिक हो उसी देश का आप राष्ट्रपति बन सकते हो या प्रधानमंत्री बन सकते हो। क्लियर है बात यहाँ तक। तो यही बात यहाँ पे राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। कौन सी अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 52 में इसकी चर्चा की गई है। और बताया गया है कि भारत का प्रथम नागरिक बोले या सर्वोच्च नागरिक बोलेगा, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक बोले या सर्वोच्च नागरिक बोलेगा तो कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को सर्व प्रमुख व्यक्ति माना जाता है अपने देश का। अगला बात बोलता है संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख का मतलब वही हो गया हमारे पास, मतलब जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट संस्था के जो सिस्टम है उसमें 1 नंबर में सबसे ऊपर का पद दिया गया है, वो किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। इसीलिए राष्ट्रपति को क्या मांगा गया है, संवैधानिक प्रमुख मांगा जाता है। ये आर्टिकल नंबर 52 में इसकी चर्चा की गई है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है।
अब उसके बाद आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 53 का, ये वन है हमारे पास। तो आर्टिकल 53 का वन में क्या वर्णन किया गया है? वन में वर्णन किया गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, मतलब कि केंद्र में हम बात करने वाले हैं किसकी? संघ की कार्यपालिका की शक्ति में, कि मतलब जो केंद्र होता है हमारे पास, वहाँ पे राष्ट्रपति का शक्ति का क्या पावर है, ठीक है। तो राष्ट्रपति में ही निहित उसकी जो कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है, जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। मतलब अगर राष्ट्रपति के पास इतना पावर है, ठीक है, अगर वो अपने से कर सके तो अच्छी बातें हैं, नहीं तो जनरली जो अपना पावर का यूज करके वो जो अपने अधीनस्थ जो उसके अधिकारी लोग होते हैं, जैसे पीएम हो गए और भी लोग हो गए, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर, उसके थ्रू वो क्या कर सकता है? कोई वर्क को कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 53 के वन में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल नंबर अगर हम 52 में अगर बात करें, 52 का 2 में अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो है रक्षा बलों के प्रमुख होता है। रक्षा बल का मतलब हो गया कि हमारे पास रक्षा करने वाले कितने सेना होते हैं। तो हमारे पास सेना जो होते हैं ना, बिल्कुल वो कितने प्रकार के सेना होते हैं हमारे पास? तो सेना का जो होता है कैटेगरी, हमारे पास सेना की कैटेगरी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के बोल सकते हो? सेना की कैटेगरी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास सेना? तो आपने नाम सुना होगा थल सेना, ठीक है। दूसरा आपने नाम सुना होगा जल सेना, और तीसरा आपने नाम सुना है कौन सी सेना? बोलेंगे तीसरा आपने नाम सुना है वायु सेना। ये 3 प्रकार के जो सेना होते हैं, और ये तीनों के सेना के जो प्रमुख माना जाता है वो किनको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। इसीलिए लिखा है रक्षा बलों के प्रमुख होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड में पूछा गया है कि जो हमारे पास तीनों सेना होते हैं और तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं या प्रमुख अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो बोलेंगे ये राष्ट्रपति को बनाया जाता है। तो सेना के बारे में समझ गए। सेना कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार की सेना की बहाली भी आते होंगे। आपने अगर फॉर्म कभी भरते होंगे या आपके भाई बहन अगर फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे भी जानकारी रख ले कि ये 3 प्रकार के सेना होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। और तीनों सेना के जो प्रमुख व्यक्ति माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। ये कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? बोलेंगे आर्टिकल नंबर 52 का 2 में वर्णन किया गया है। अब आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 50, अच्छा ये 52 का था हमारे पास, 53 है, 53 का होगा हमारे पास। ये हमारे पास 53 का 2 में वर्णन किया गया है। 53 का 2 में वर्णन किया गया रक्षा बलों के प्रमुख के बारे में। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 में हम लोग, ठीक है। तो 54 में जो वर्णन किया गया किसके बारे में? राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया। मतलब एक राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, राष्ट्रपति कैसे आदमी जो है कैसे उसका मेंबर बनता है, उसको वोट कौन देता है, वो कैसे चुनाव होके यहाँ पे आ जाता है इसकी सीट पे, उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर कौन से? 54 में। अब क्या है इसमें 54 में ये देखने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे बात करने वाले हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करता है कौन देखता है? निर्वाचन मंडल। तो जितने भी इलेक्शन होते हैं हमारे पास ना, तो जितने भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या आपके पास एमएलए का चुनाव हो, वो सारे का जो देख रेख करने का काम करता है इलेक्शन का, तो यही इलेक्शन कमेटी जो होता है जिसको बोलते हैं निर्वाचन मंडल, उनके द्वारा ये सारा इलेक्शन की प्रोसेस को देखा जाता है। तो इसमें जो निर्वाचन मंडल में अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। मतलब इनको वोट कौन देता? आम जनता वोट, हम लोग जैसे लोग वोट जाके नहीं दे सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हम उनको वोट देने के लिए कौन जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य कौन कौन से? बोलेंगे लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें भी बोला गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मतलब राष्ट्रपति के पास, जैसे आपने सुना कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो होता है ना, मतलब अपने पास पावर है, कोटा है कि इसमें कितने सदस्य को निर्वाचित करती है? 12,
लोकसभा में जो करती है वो कितने सीट का निर्वाचित करती है, तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा में टोटल ये करती है 2 सीट का निर्वाचित और राज्यसभा में 12, और टोटल 12 प्लस 2 अगर हम कह दें तो 14 सीट ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति के कोटा में होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा मिला के। तो इसीलिए बोला गया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को बुलाया जाता है। तो अब जैसे केंद्र शासित, जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिसका ये बुलाया जाता है मेंबर्स को, तो बोलेंगे यहाँ पे जो मेंबर्स है जिसको बुलाया जाता है 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगा, क्या हमारे पास देखने को क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री। 3 ऐसे यूटी हैं जिसमें हमारे पास देखने को क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री। तो हमारे जैसे दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर, ये तीनों ऐसे यूटी हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे अगर टोटल अगर हम बात करें कि वर्तमान में अभी अगर राज्य की बात करें हमारे यहाँ, तो राज्य अगर बात करें तो 28 है, और यूटी अगर हम बात करें तो कितने यूटी है, 8 यूटी है। ठीक है, तो ये जो 28 और 8 है, इसमें 8 में से ऐसे 3 ही यूटी हैं जिसके कौन होते हैं, सीएम होते हैं, जिनके सीएम को बुलाया जाता है, किनको, तो बोलेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने के लिए। ठीक है, बाकी 5 का कोई नहीं होता है सीएम, ये 3 का ही सीएम, जैसे दिल्ली का सीएम मिलेगा, पांडुचेरी का सीएम मिल जाएगा, और हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का सीएम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि राष्ट्रपति की चुनाव कैसे, मतलब लोकसभा राज्यसभा का जो मेंबर होगा, ठीक है, उससे कुछ मेंबर्स को बुलाया जाता है, कुछ यूटी के मेंबर्स को बुलाया जाता है, और मिल करके इन लोग क्या करते हैं, इस पे वोट देते हैं। अब इसमें भी कुछ समझना है कि कितने लोग मिलके इसको वोट देते हैं। ठीक है, इसको कितने लोग मिलके वोट देते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को और क्या करना है, समझना है। अब सुनिए कि कितने लोग, अब जैसे यहाँ पे है कि आगे एक पढ़ना पड़ेगा, और जब डीप जाके पढ़िएगा तो उसमें पढ़ना है कि एक विधायक का जो वोट होता है वो कितने आदमी के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि किसी राज्य की अगर हम बात करें जनसंख्या ज़्यादा है, किसी राज्य की जनसंख्या बात करें कम होता है, तो उसके हिसाब से विधायक का जो अनुपात होता है उसके हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे रांची की हम बात कर ले, रांची जैसे एक शहर है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्षेत्र डिवीजन कर दिया गया है कि ये कांके का विधानसभा मतलब विधायक होगा, वो हटिया का विधायक होगा, रांची सिटी का अलग विधायक होगा। तो इस प्रकार से एक ही शहर में 3-3 विधायक हो गए। ठीक है, मगर यही अगर आप रूरल एरिया में चले जाओ, गांव के क्षेत्र में चले जाओ, तो वहाँ पे कई गांवों के समूह को जब मिलाएगा, कई प्रखंडों को मिलाएगा, तब जाकर के क्या बनाएगा, एक विधायक बनता है। तो हर विधायक का जो रेशियो अनुपात होता है वो अलग अलग होता है, गांव और शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पे जो होता है ना, कैसे उसको राष्ट्रपति का चुनाव के लिए हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि 50 प्रस्तावक होता है, 50 क्या होता है हमारे पास, अनुमोदक होता है। जैसे कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पहले मुखिया का, क्योंकि आप लोग गांव से अगर हैं तो मुखिया का ज़्यादा इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति में पार्टिसिपेट तो करते नहीं हैं, तो छोटे छोटे इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वहीं से हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जिसका नाम हम रख लेते हैं कि उसका नाम है, उस व्यक्ति का नाम रख लेते हैं हम लोग कि चलो उसका नाम है हरि। वो हरि चला गया कमाने के लिए, कहाँ, विदेश चला गया कमाने के लिए, और वो विदेश गया, 2-4-5 साल काम किया। अब वो जब घर आया कमा करके, पैसा ले करके बहुत सारा, तो उसके अगल बगल के जो दोस्त थे उसके साथ जो पढ़ते लिखते थे, उन लोगों ने देखा कि इसके पास क्या हो गया, बहुत पैसा वाला आदमी है। तो उसको क्या करेगा, उसका दोस्त लोग उसके साथ उसको बोलेगा कि ऐसा करो हरि कि अभी आपका क्या है, खड़ा हो जाओ इलेक्शन में, अभी मुखिया का चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो मुखिया का चुनाव होने वाला, उसका गांव के लोग अगर उसको सपोर्ट करने लगेगा तो भी हरि जो है उसको भी सोचने लगेगा चलो क्या होता है, मुखिया हम वही बनते हैं। ठीक है, तो 50 लोग जो है उसके प्रस्तावक होंगे, जो उसके साथ क्या करेंगे, नॉमिनेशन के लिए जाएंगे।
इसीलिए मैंने लिखा नामांकन। जब भी आप इलेक्शन में आप करोगे तो इलेक्शन के लिए क्या होती है हमारे पास, नामांकन होती है। मतलब कि आप पहले नामांकन कराओगे, किस पार्टी आपका चुनाव चिन्ह मिलेगा, तब जाके आप क्या करोगे, उसके प्रचार प्रसार करोगे। तो सेम चीज़ है कि 50 लोग आपका क्या बनेगा, पहले प्रस्तावक जो आपके साथ जाएगा गाड़ी के साथ, आपके साथ नॉमिनेशन करवाने के लिए। देन नॉमिनेशन होगा, वही लोग आपको बोलेगा कि आप टेंशन मत लो हरी, इस बार तुम्ही मुखिया बनेगा इस गांव का, क्योंकि हम आपको क्या करेंगे, भोग दिलवाएंगे। तो ये जो 50 लोग होता है, इन लोग कौन होता है हमारा, ये लोग अनुमोदक जो भोग देने वाला है, और 50 लोग जो है आपके सपोर्टर है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार के राष्ट्रपति को कम से कम अगर भोग जीतना हो तो मिनिमम कितने, 100 लोग चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक चाहिए। जब तक 100 लोग नहीं होगा तब तक उसका जीत नहीं हो सकता है। तो ये बेसिकली मैंने बता दिया कि मिनिमम का मतलब होता है कम से कम चाहिए 100 सीट को। अब यहाँ पे बात होती है कि राष्ट्रपति, आप किसी न किसी पद के लिए आप चुनाव में अगर लड़ते हो तो क्या होता है, कुछ धनराशि जमा होती है। कभी आपने नाम सुना होगा ऐसा कि जमानत जब्त हो गया। जमानत जब्त हो गया का मतलब है कि उसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल बनाया गया, पॉलिसी बनाया गया है कि अगर आप इतना इलेक्शन में अगर इतने वोट नहीं ला पाओगे, अगर इससे वोट कम होगा, तो ये जो पैसा होता है, ये पैसा जो जमा की जाती है राशि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। अगर आप मुखिया उखिया में जाओगे तो वहाँ पे 1000 2000 ऐसे जमा है। ये राष्ट्रपति का है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया कि राष्ट्रपति के लिए अगर पूछा जाएगा कि अगर राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको भी पैसा जमा करना पड़ता है। बट कितने पैसा जमा करना होता है, तो बोलेंगे 15,000 की राशि जमा करना होता है। बट एक चीज और क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा था, ये जो पैसा जमा होती है, ये पैसा कहाँ जमा होती है। तो ये जो पैसा जमा होती है, ये RBI जो है, ठीक है, RBI के जो गवर्नर है हमारा, वहीं पे ये पैसा जो भी होता है वो 15,000 जमा होता है। और जो आदमी का एक सीट की लिमिट दिया जाता है कि आप अगर इतने सीट तक अगर ले आते हो तो फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको पैसा जो है वापस कर दिया जाएगा। और देन तो अभी हम लोग देख रहे थे कि 15,000 की राशि जो है ये राष्ट्रपति के लिए होती है, एक निर्धारित राशि। और ये पैसा कहाँ जमा होता है, ये RBI जो होता है बैंक हमारे पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे इसकी जमानत पैसा कर ली जाती है। और अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो पैसा वापस हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है कि राशि आपकी क्या हो गई, जमानत जब्त हो गई। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना, कितनी राशि जमा की जाती है राष्ट्रपति के लिए, 15,000। कहाँ पे जमा होती है, तो बोलेंगे RBI के पास होता है जमा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। राज्य के बारे में भी मैंने बता दिया कि राज्य कितने हैं, 28 है। यूटी कितने हैं हमारे पास, 8 है, जिसमें से 3 यूटी जो होते हैं वो उसमें CM होते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो 3 जगह हमने बता रहा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 जगह का जो CM को बुलाया जा रहा है, किसके लिए, वोट देने के लिए, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो यहाँ पे याद रखना है कि 70 मतलब 70 संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। कितने संशोधन के तहत, बोलेंगे 70वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जानना है, जैसे कुछ आपके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी रखा था बना करके। राष्ट्रपति का अगर बात किया जाए, आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ करवाते चलेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं अनुच्छेद नंबर 55 आर्टिकल 55 में। तो आर्टिकल 55 में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे कि यहाँ पे बात कर रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रणाली। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के जो प्रणाली है इसके बारे में देखेंगे। तो ये हो गया हमारे केंद्र से, केंद्र में हमारे पास कौन हो गया, लोकसभा, और एक होता है हमारे पास क्या, राज्यसभा। तो लोकसभा को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, उच्च सदन भी कहते हैं। और राज्य जो हमारे पास जाता है निर्वाचन के लिए, तो ये कौन जाता है हमारे पास, विधानसभा के लोग को बुलाया जाता है। और VP का मतलब
मतलब हो गया विधान परिषद। और जो ये लोकसभा और विधानसभा अगर हम बात करें, ये दोनों एक जैसा बिहेव करता है, और ये जो राज्यसभा और विधान परिषद है ये एक जैसा बिहेव करेगा। अब ये क्या होता है खैर एक जैसा बिहेव करने का मतलब, तो इसके मतलब हुआ कि लोकसभा के अगर कार्यकाल की बात करें, अगर लोकसभा का मंत्री का कार्यकाल अगर 5 साल होगा, तो ये विधानसभा का जो मंत्री होगा इसका भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है। ये अगर निम्न सदन कहलाता है तो विधानसभा भी हमारा कौन से सदन कहलाएगा, निम्न सदन ही कहलाएगा। तो मतलब ये जो लोकसभा होता है ये केंद्र में होता है, और विधानसभा जो होता है ये कहाँ होता है, बोलेंगे राज्य में होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा का। तो राज्यसभा में अगर हम बात करें, राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है, और विधान परिषद से अगर हम बात करें तो विधान परिषद को भी उच्च सदन माना जाता है। बट कहाँ का, तो बोलेंगे राज्य का माना जाता है इसको हम लोगों को। कौन से सदन, मतलब उच्च सदन। इसके कार्यकाल अगर इसके जो राज्यसभा के जो मंत्री हैं इनके कार्यकाल अगर 6 साल का है, तो विधान परिषद के भी कार्यकाल कितने साल का होगा, 6 साल का ही होगा हमारे पास। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये दोनों एक जैसे ही आपके पास काम करेगा। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम के लिए पूछता है कि निर्वाचन की प्रणाली, अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा, तो विधानसभा के बारे में ये VS है जो हमारे पास विधानसभा, अगर हम बात करें विधानसभा सभी राज्यों में होता है। विधानसभा सभी राज्यों में होता है, सभी राज्यों में होता है। विधानसभा का होता है, सभी राज्य में होता है। और अगर हम बात करें अगला जो हमारे पास दूसरा जो दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है हमारे पास, बोलेंगे VP, मतलब कुछ बोलते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद क्या सभी जगह होता है, विधान परिषद क्या ये सब राज्यों में मौजूद होता है, तो बोलेंगे विधान परिषद सभी राज्यों में मौजूद नहीं होता है। तो कितने राज्यों में मौजूद होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। विधान परिषद सभी राज्यों में मौजूद नहीं होता है, सभी राज्यों में मौजूद नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने राज्यों में ये जो विधान परिषद है वो मौजूद है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बोलेंगे ये 6 राज्य में मौजूद है। विधान परिषद कितने राज्य में है, 6 राज्य। उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे बड़ा विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है। एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे बड़ा विधान परिषद वाला, सबसे बड़ा विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये मैं इसका आंसर बताने वाला नहीं हूँ, ये आपके लिए रहेगा एक होमवर्क। आप खोज करके अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने सीट भी है ये भी क्वेश्चन में आप लिख लेना नोट्स जब बनाओगे। तो सबसे बड़ा विधानसभा किस राज्य का है, उसमें कुल सीटों की संख्या, क्योंकि सीटों की संख्या का भी वर्णन किया गया है और पूछता है कि कितने सीटों की संख्या उसका है। ठीक है, तो आप अपने कमेंट जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं देख के आपको बता सकूं कि आपने जो आंसर दिया वो सही दिया था या गलत दिया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आगे यहाँ पे कि निर्वाचन की जो प्रणाली है, तो आपको पता है कि भारत में कोई भी चीज़ अपने से नहीं बनाया जाता। भारत कहीं ना कहीं से उठा करके उसको लाता है, किसी न किसी देश से अपना कॉपी करता है हमारा भारत। तो इसी प्रकार से निर्वाचन की जो प्रणाली जो बनाई गई थी वो अपना भारत स्वतंत्र नहीं बनाया था, वो क्या किया था, किसी देश से उठा करके लाया था। तो किस देश से उठा के लाया था ये पूछेगा तो बोलिएगा कि ये आयरलैंड से लाया गया था। और अभी आपने पढ़ गया था राष्ट्रपति की चुनाव जो होती है कैसे होता है राष्ट्रपति की चुनाव, तो राष्ट्रपति का वोट हम लोग नहीं देते हैं, लोकसभा राज्यसभा प्लस यूपी के कुछ मेंबर्स को बुलाया जाता है वोट करने के लिए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो बोलेंगे ये कैसे होता है, इसकी वोट अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया इनडायरेक्ट,
एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जबकि आपने उसे चुनाव नहीं किया तो भी अगर वो आ गया उस जगह में, वो हो गया इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट जैसे आपने वोट दिया सांसद को, तो आपके जो प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री बने, तो आपने प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष वोट दिया, आपने सीएम के लिए प्रत्यक्ष वोट दिया, ठीक है। केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए हम लोग कैसा वोट करते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से वोट करते हैं। अब बात करता है उनकी वोट और कैसी होती है, बोलेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, तो अभी समझा रहे थे कि एक गांव का विधायक हो, एक शहर का विधायक हो, दोनों में जनसंख्या क्या होती है, मेरे को अलग अलग होती है जनसंख्याएं। तो जनसंख्या वो डिपेंड करता है गांव और शहर के ऊपर। एक विधायक का एक बनाया गया है कि अगर ये गांव का विधायक वोट देगा तो उसका इतना वैल्यू होगा, एक शहर का विधायक वोट देगा तो उसका वोट का वैल्यू इतने के बराबर होगा, उसके हिसाब से ये काउंटिंग होता है। तो उसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। अब आता है एकल संक्रमण प्रणाली। ये क्या होता है एकल संक्रमण प्रणाली, ये आप ऐसे समझ सकते हो बाबू कि जैसे पहले जो वोट होता था, अब तो ईवीएम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या होता था ना, बैलेट पेपर चलता था। उसमें क्या होता था, जैसे मान के चलो कि 1 2 3, अगर मान के चलो कि 3 लोग ऐसे खड़ा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ पे इसका रहेगा आपके पास चुनाव चिन्ह। अगर मान के चलो कि अगर ये बीजेपी है तो इसके पास ये कमल फूल बन जाएगा। अगर कोई पंजा छाप है तो इसके लिए इस प्रकार से अपने पंजे छाप का बन जाएगा। अगर मान के चलो तीसरा कोई और अगर छाप है, कार छाप है मान के चलो, या अलग कोई भी छाप अगर रहेगा आपके पास, मान के चलो अगर ये इस प्रकार से यहाँ पे नाम रहेगा। अगर मान के चलो कि बीजेपी से अगर उठा हुआ है, अगर यहाँ पे उठी थी कौन, अभी जो हमारे राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू है तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। अगर मान के चलो कांग्रेस से प्रियंका उठेगी, प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी का यहाँ पे नाम होगा। और अगर कार छाप या साइकिल छाप किसी से भी उठेगा कोई भी, तो उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब अगर आपको इसमें से चुनाव करना है तो क्या करेंगे, तो पहले होता था इस प्रकार से कि टिक करके आप अगर किसी एक में करना है तो आप टिक कर दो, अगर हमें इसमें देना तो इसमें टिक किए, इस फोल्ड इसको कागज को आपने मोड़ा और मोड़ करके एक बनता था बैलेट पेपर थी, ये डब्बा रहता था, उसमें जाके हम लोग क्या करते थे, अकेले डाल देते थे। जैसे अभी आपने कभी वोट दिया होगा, जिनकी अगर उम्र 18 वर्ष हो गई होगी, तो कोई अगर वोट दिए होंगे तो अभी भी वोट हमारी एकल संक्रमण प्रणाली ही वोट होती है, क्योंकि आप जब वोट देने जाते हैं जहाँ पे आपके मशीन होते हैं ईवीएम, वहाँ पे आप अकेले जाते हैं। आप अकेले जाते हैं अपने से, जिस वहाँ पे इसी प्रकार से सब बना होता है, और उसी प्रकार से आपने किसी भी बटन को दबाएं, बटन वहाँ पे रेड या ग्रीन हुआ, फिर आप वहाँ से बाहर निकल गए। तो जाके आप अकेले अपने अनुसार जाके जो आप वोट देते हैं उसे बोला जाता है एकल संक्रमण प्रणाली बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला बोलते हैं गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब वही हुआ कि आपने अकेले है, तो जब देखे होंगे ईवीएम मशीन या होता है तो वहाँ पे बगल में चारों तरफ से क्या किया जाता है, छेद दिया जाता है कि कोई आपको साइड से भी देख ना सके कि आप कौन से बटन दबा रहे हैं, नहीं दबा रहे हैं। तो गुप्त तरीके से जो मतदान होती है अकेले जा करके, वो एकल संक्रमण प्रणाली कहलाती है और गुप्त मतदान कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रणाली में संशोधन विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से हो सकता है। मतलब ये जो प्रणाली जो बनाया गया है सिस्टम, क्या ये यही प्रणाली चलता रहेगा मेरे जिंदगी भर, या उसको हम चेंज कर सकते हैं? आपसे क्वेश्चन है कि ये जो प्रणाली बनाया गया है पुराना प्रणाली है, इसी पे हम काम करते रहेंगे या इस प्रणाली को हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो बोलेंगे यस, हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या कैसे सर चेंज होगा? तो देखिए, इस प्रणाली में संशोधन करने के लिए विशेष क्या चाहिए आपको, बहुमत चाहिए, और राज्यों की क्या चाहिए हमें, सहमति। मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अगर विरोध करते हैं और राज्य के जो जितने भी मंत्री होंगे ये होंगे, अगर इसको ये विरोध करेंगे कि नहीं ये प्रणाली अच्छी नहीं है, ये प्रणाली हटा दिया जाए, कोई नई प्रणाली बनाया जाए इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन सर्वमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो यस ये चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग आर्टिकल नंबर बात करने जा रहे हैं कौन सी, 56। अब 56 में हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति का
तो अभी हम लोग आर्टिकल नंबर 56, तो 56 हम लोग राष्ट्रपति का जो दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, उसमें देखेंगे राष्ट्रपति के दूसरे पार्ट में 56 से लेके जो बाकी बचा हुआ हमारे 62 तक उसका। अगर वीडियो अच्छा लगा इस प्रकार से तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिनको वोट देना है या जिनको जानकारी रखना राष्ट्रपति के बारे में कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो उन लोगों को ये वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक। और थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट लेकर के।